अस्सलामु अलैकुम। हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो कोई अफसाना या मनगढ़ंत दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती है जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। यह वाकया हमें मालाखंड के एक दूर दराज गांव से तल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग उस्मान खान साहब ने भेजा है। वो आज उम्र के उस हिस्से में हैं जहां इंसान की जबान पर सिर्फ सच आता है। उन्होंने अपनी जवानी का एक ऐसा राज हमारे साथ बांटा है जो 40 साल से उनके सीने में एक भारी बोझ की तरह दफन था। आइए उस्मान खान साहब की जबानी सुनते हैं उस वीरान रात की कहानी जब सफर मौत का खेल बन गया था। पहला हिस्सा, सफर का आगाज और अनहोनी का साया। मेरा नाम उस्मान खान है और ये जो वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं ये मेरी जिंदगी की किताब से निकला हुआ एक ऐसा सच्चा वर्का है जिसने मेरी रूह पर कभी ना मिटने वाले नक्श छोड़े हैं। उम्र की 70 बहारें बीत चुकी हैं, जिस्म कमजोर और बालों में चांदी उतर आई है, लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले मेरी जवानी में पेश आने वाला यह वाकया मेरी याददाश्त में ऐसे ताज़ा है जैसे कल की बात हो। इस वाकये की सच्चाई के लिए मुझे किसी गवाह या कसम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका मरकज़ी किरदार और ऐनी शाहिद मैं खुद हूँ। ये वो कहानी है जो मेरे साथ ही शुरू हुई और मेरी ज़ाहत पर ही बीती। एक ऐसी रात की कहानी जो अपने पीछे सिर्फ सवालात, दहशत और एक कभी ना ख़त्म होने वाला खौफ छोड़ गई। मेरा तल्लुक मालाखंड के एक पख्तून कबीले से है। आप में से जो लोग इन इलाकों को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि यह सरजमीन कैसी है। दिन के उजाले में इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और सरसब्ज और शादाब वादियां जन्नत का नज़ारा पेश करती हैं। लेकिन जब रात की स्याह चादर इन पर पड़ती है तो यही खूबसूरती एक अनजानी हैबत, गहरी वीरानी और पुरअसरार खामोशी में बदल जाती है। मेरे वालिद साहब बहराम खान एक माल बरदार ट्रक चलाते थे। उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पहियों पर गुजरा था। वो पाकिस्तान के दूर दराज दुश्वार गुजार इलाकों तक सामान पहुंचाया करते थे। मेरा दिल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। किताबें मुझे कैद खाना लगती थीं और स्कूल की 4 दीवारी जिंदान। वालिद साहब को हर वक्त यह फिक्र खाई जाती थी कि यह लड़का अगर पढ़ा नहीं तो कहीं आवारागर्दी और बुरी सोहबत का शिकार ना हो जाए। इसी फिक्र के तहत उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में अपने साथ ट्रक पर बिठा लिया। उस वक़्त मेरी रगों में गर्म खून दौड़ता था और पहाड़ों जैसी हिम्मत थी। वालिद साहब की सख्त निगरानी और सिखलाई में मैंने बहुत जल्द ड्राइवरी के वो तमाम दाव पेंच सीख लिए जो किताबों में नहीं सड़कों पर सीखे जाते हैं। 20 साल का होते होते मैं एक माहिर और मंझा हुआ ट्रक ड्राइवर बन चुका था। जब अब्बा ने देखा कि लड़का अब ना सिर्फ ट्रक चला सकता है बल्कि हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के काबिल भी हो गया है, तो उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और थकन का ख्याल करते हुए ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव में एक छोटी सी किरियाने की दुकान खोल ली। ट्रक की चाबियां फखरिया अंदाज में मेरे हवाले कर दी गईं और यूं मेरी जिंदगी के असल सफर का बाकायदा आगाज हुआ। इस सफर में मेरा एक साथी था, जमशेद। वो मेरा हेल्पर था, मेरा हम उम्र और मेरे जिगरी दोस्त जैसा। वो हमारे गांव से कुछ फासले पर वाकया एक दूसरे गांव में रहता था। जमशेद सिर्फ मेरा मुलाजिम नहीं था, वो इन लंबे, तन्हा और थका देने वाले सफरों में मेरा भाई, मेरा राजदां और वाहिद सहारा था। हम दोनों कई कई महीने घर से दूर पाकिस्तान की सड़कों पर गुजार देते। हमारा काम ही ऐसा था। जहां से ऑर्डर मिलता हम सामान लादते और मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। जमशेद का काम ट्रक के टायरों की देखभाल, इंजन पर नजर रखना और दीगर छोटे मोटे काम करना था, लेकिन इसके साथ साथ मैंने उसे ड्राइविंग भी सिखा दी थी ताकि लंबे सफर में वो मेरा हाथ पटा सके और मुझे भी कुछ आराम मिल जाए। यह उसी जमाने का वाकया है जब हम जवान थे। हमें खैबर पख्तूनख्वा के एक मैदानी शहर से सामान उठाकर गिलगित के एक दूर दराज और पहाड़ी कस्बे तक पहुंचाना था। मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। सामान लदवाने वाला शख्स, जिसका नाम गुल जमान था, जमशेद का कोई दूर का जानने वाला निकला।
वो एक अधेड़ उम्र का, हंसमुख और बहुत बातूनी आदमी था। उसके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट रहती और उसकी बातों से लगता था जैसे उसे दुनिया का कोई गम नहीं। जब सामान ट्रक पर लाद दिया गया तो जमशेद ने दोस्ती और मुरव्वत में उसे हमारे साथ ही ट्रक में बैठने की पेशकश कर दी। चाचा गुलजमान, आप भी हमारे साथ ही चलें, रास्ते में गपशप रहेगी और सफर आसानी से कट जाएगा। गुलजमान, जो शायद इसी मौके की तलाश में था, खुशी खुशी मान गया। उसने कहा कि आगे एक कस्बे में उसके रिश्तेदार रहते हैं, वो वहीं उतर जाएगा। यूं हम तीनों इस लंबे और अनजान सफर पर रवाना हो गए। हमारा सफर तकरीबन 25 घंटे पर मुहित था। दिन के वक़्त पहाड़ी इलाकों के नज़ारे आंखों को ठंडक और रूह को सुकून पहुंचा रहे थे। ऊंचे ऊंचे बर्फपोश पहाड़ गहरी वादियों में शोर मचाते हुए, साफ शफाफ पानी के झरने और चीड़ के दरख्तों से गुजरती हुई बल खाती सड़कें, ये सब मनाजिर ऐसे थे कि इंसान दुनिया के गम भूल जाए। सफर के दौरान हम एक जगह रुके, एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया, ताज़ा दम हुए और फिर से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े। गुलजमान, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बातूनी था। उसने रास्ते भर तरह तरह की कहानियां सुनाकर, लतीफ़े सुनाकर और अपने तजुर्बात बताकर हमारा दिल लगाए रखा। वो अपनी जवानी के क़स्से, शिकार की कहानियां और पहाड़ों से जुड़ी देवमालाई दास्तानें ऐसे सुनाता कि वक़्त गुजरने का एहसास ही ना होता। ज्यों-ज्यों शाम के साए गहरे हो रहे थे, पहाड़ी रास्तों पर वीरानी और खामोशी का राज बढ़ता जा रहा था। दिन का शोर और चहल पहल रात की तारीकी में तहलील हो रही थी। रात होते होते मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सर्दी इतनी बढ़ी कि हड्डियों के गूदे तक उतरने लगी। ये वो जमाना था जब इन सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर होती थी। कई कई घंटे गुजर जाते और कोई दूसरी गाड़ी नजर ना आती। हमने सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए ट्रक के केबिन के शीशे मजबूती से बंद कर लिए थे। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। हम एक ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां हर तरफ गहरी खामोशी, खुप अंधेरा और एक अजीब किस्म का सन्नाटा तारी था। सड़क सांप की तरह बल खाती हुई पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। एक तरफ आसमान से बातें करती चट्टानें और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी खाई, जिसमें झांकते हुए भी डर लगता था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती, उसके आगे अंधेरे का एक समंदर था। अचानक चलते चलते मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बैठे गुलजमान की तबीयत में कुछ गड़बड़ है। उसकी हंसी और बातें यकदम बंद हो गई थीं। उसने अपना हाथ दिल पर रखा हुआ था और उसकी सांसों में एक बेतरतीबी सी आ गई थी। वो एक कराह के साथ आहिस्ता से बोला, मेरी मेरी तबीयत कुछ घबरा रही है। मैंने परेशानी से जमशेद की तरफ देखा, जो पिछली सीट पर ऊँघ रहा था। उसने आंखें खोलीं और मुझे आंखों ही आंखों में ट्रक रोकने का इशारा किया। मैंने फौरन ट्रक को सड़क के एक किनारे पर एहतियात से रोका। बाहर इतना होलनाक सन्नाटा और अंधेरा था कि दिल दहल रहा था। जमशेद ने फौरन केबिन का दरवाजा खोला और गुलजमान की तरफ देखकर कहा, चाचा घबराओ नहीं, थोड़ी देर ताज़ा हवा में चलो, तबीयत संभल जाएगी। ये कहकर वो खुद नीचे उतर गया। उसके पीछे गुलजमान भी बड़ी मुश्किल से सहारा लेकर नीचे उतरा। मैं भी ट्रक का इंजन बंद करके उनके पास आ गया। बाहर की ठंडी बर्फीली हवा अंदर की सर्दी से भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने जमशेद से कहा, यहां रुकना दानिशमंदी नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा है, कहीं चाचा की तबीयत और ना बिगड़ जाए। जमशेद ने परेशानी से जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है, लेकिन बंद केबिन में इसका दम ज्यादा घुट रहा था। मगर हमारा यह फैसला भी गलत साबित हुआ। बाहर आने का गुलजमान को कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी हालत संभलने के बजाय मजीद तेजी से बिगड़ती जा रही थी। वो अपना सीना दोनों हाथों से पकड़े ऊंचे ऊंचे कटे कटे सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे थे, जो सर्दी की वजह से फौरन ही जमते महसूस हो रहे थे। हम दोनों सख्त परेशानी के आलम में उसे देख रहे थे। हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करें। जमशेद भागकर केबिन से पानी की बोतल ले आया और उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन गुलजमान एकदम से निढाल होकर गिरने लगा। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसका सर अपनी गोद में रख लिया।
उसके सांस उखड़ रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और आंखें पथरा रही थीं। हमें समझ नहीं आ रहा था कि चलते फिरते, हंसते बोलते इंसान को अचानक क्या हो गया है। मैंने घबराकर जमशेद से पूछा, क्या तुम जानते थे कि यह पहले से बीमार है? उसने खौफ और नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं उस्मान खान, खुदा की कसम, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। यह तो बिल्कुल ठीक ठाक था। गुल जमान अब बेसुध होता जा रहा था। उस पर गनूदगी सी कैफियत तारी होने लगी और फिर उसके माथे पर ठंडे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। हमने घबराकर उसका सीना मलने की कोशिश की ताकि उसे होश में लाया जा सके, मगर हमारी तमाम कोशिशें बेसूद और नाकाम साबित हो रही थीं। जमशेद ने कांपती आवाज में कहा, यहां से करीब तरीन कस्बा भी घंटों की मुसाफत पर है। अब क्या करें? आसपास तो किसी इंसान का नाम और निशान तक नहीं। हम इसी शशोपंज, बेबसी और खौफ में मुब्तला थे कि गुल जमान ने हमारी आंखों के सामने मेरी गोद में ही एक झोर की आखिरी हिचकी ली और उसका जिस्म साकित हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं और उसने दम तोड़ दिया था। उस वक़्त मेरी और जमशेद की जो हालत थी, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया हो और हमारे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक गुल जमान को दिल का शदीद दौरा पड़ा था, जो जानलेवा साबित हुआ। या मेरे खुदा, ये क्या हो गया? मैंने बेयकीनी के आलम में कहा। जमशेद तो जैसे सकते में आ गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा उस्मान खान? ये तो मर गया है। मैंने कांपते हाथों से उसकी नब्ज टटोलते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है जमशेद, लगता तो ऐसा ही है। सच्ची बात तो यह है कि हम दोनों उसकी लाश को उठाकर वापस ट्रक में रखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। वो बेजान वजूद उस घटाटोप अंधेरे और वीराने में और भी ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक लग रहा था। उसकी अधखुली आंखें जैसे रात की तारीकी में किसी नादीदा शय को घूर रही थीं। हम दोनों जवान थे। मौत का यह पहला इतना करीब का तजुर्बा था, और वो भी ऐसी जगह पर जहां मदद का तसव्वुर भी मुहाल था। हमारे दिलों पर दहशत की एक ऐसी चादर तन गई थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। गुल जमान की अचानक मौत ने हमें एक ऐसे सकते और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। रात का वो पहर, पहाड़ों के बीच वो वीरान सड़क, हड्डियों में उतरती सर्दी और हमारे सामने पड़ी एक लाश, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर तश्कील दे रहे थे जो किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान के हवास बाखता करने के लिए काफी था। हम दोनों, मैं और जमशेद, उस बेजान वजूद के पास बुत बने खड़े थे। हमारे जहन मौफ हो चुके थे और सोचने समझने की सलाहियत जैसे सलब हो गई थी। कुछ देर इसी तरह गुजर गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि हमें अपने दिलों की धड़कनें और तेज तेज चलती सांसों की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थीं। आखिरकार मैंने अपने हवास मुजम्मा करते हुए एक फैसला किया। मैंने जमशेद के कंधे पर हाथ रखा, जो अभी तक सदमे की हालत में लाश को घूरे जा रहा था। जमशेद, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मेरी आवाज सुनकर वो चौंका। उसने खौफजदा नजरों से मेरी तरफ देखा। क्या क्या करेंगे हम उस्मान खान? पुलिस को बताएंगे तो वो हमें ही कातिल समझेंगे। कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसकी आवाज में शदीद खौफ और बेबसी थी। वो सच कह रहा था। इन इलाकों में ऐसे वाकयात अक्सर शक की निगाह से देखे जाते थे। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सच बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यहां से किसी आबादी तक पहुंचना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। ऐसा करो जमशेद, तुम यहीं इसके पास रुको, हिम्मत करो। मैं करीब ही किसी आबादी या मदद की तलाश में जाता हूं। शायद कोई मिल जाए, कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कुछ तो होगा। मेरी बात सुनकर जमशेद का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में शदीद दहशत तैरने लगी। मतलब, मैं अकेला इस लाश के पास? नहीं उस्मान खान, मुझसे नहीं होगा। मुझे डर लगता है। खुदा के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो, उसने बच्चों की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी कांप गया।
मैं जानता था कि उसके लिए यह कितना मुश्किल होगा, उस घुप अंधेरे में एक लाश के साथ अकेले रुकना, जिससे कुछ देर पहले वो हंस हंस कर बातें कर रहा था। यह ख्याल ही रूह फरसा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे घबराओ नहीं, मैं अभी आ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस आसपास देखता हूं। तुम हिम्मत से काम लो, वहीं ट्रक में बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर लेना। मैं जल्द वापस आऊंगा। बड़ी मुश्किल से, हजार मिन्नत, समाजात और दिलासे देने के बाद मैंने जमशेद को उस बेजान जिस्म के पास अकेले रुकने के लिए तैयार किया। वो राजी तो हो गया, लेकिन उसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था। मैंने ट्रक से लालटेन उठाई, उसे जलाया और उसकी कांपती हुई रोशनी में उस घुप अंधेरे में मदद की तलाश में आगे बढ़ गया। मेरे पीछे जमशेद खौफजदा, सहमी हुई आंखों से मुझे जाते हुए देख रहा था, और उसके पास गुलजमान की लाश पड़ी थी, जिसकी अधखुली आंखें जैसे उस तारीख खामोश आसमान को घूर रही थीं। मैं लालटेन की मध्यम और कांपती हुई रोशनी में उस सुनसान और सियाह सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। मेरे चारों तरफ एक ऐसी खामोशी थी जो शोर से ज्यादा दहशतनाक थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के साए रात की तारीकी में ऐसे लग रहे थे जैसे देव कामत इफरीत पहरा दे रहे हों। हवा की तेज सरसराहट जब चट्टानों से टकराती तो ऐसी आवाजें पैदा होती जैसे कोई नामालूम मखलूक सरगोशियां कर रही हो। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था और जहन में बार बार जमशेद का वो खौफजदा बेबस चेहरा घूम रहा था, जिसे मैं एक बेजान लाश के पास तन्हा छोड़ आया था। मैं खुद को हजार बार कोस रहा था कि हमने गुल जमान को अपने साथ बिठाने की हिमाकत की ही क्यों। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा ना था। काफी दूर तक चलने के बाद मुझे सड़क से नीचे की तरफ उतरता हुआ एक तंग कच्चा रास्ता नजर आया जो गहरे अंधेरे में कहीं गुम हो रहा था। एक लम्हे को मेरे दिल में आया कि उस रास्ते पर चल पड़ूं। शायद यह किसी गांव या आबादी की तरफ जाता हो, लेकिन फिर मैंने यह ख्याल झटक दिया। मुझे डर था कि कहीं मैं उस अनजान रास्ते पर भटक ना जाऊं और वापसी का रास्ता भी खो बैठूं। मैं सड़क के किनारे किनारे ही चलता रहा, इस कमजोर सी उम्मीद पर कि शायद कोई छोटी मोटी आबादी, कोई झोंपड़ी या कम से कम किसी दिए की रोशनी ही नजर आ जाए। मगर हर तरफ हू का आलम था और मेरी उम्मीद दम तोड़ रही थी। पैदल चलते चलते मुझे करीब 2 घंटे गुजर चुके थे। मेरे पैर थक कर शल हो गए थे और ठंड से मेरा जिस्म अकड़ रहा था। जब आबादी या किसी इंसान का कोई नाम और निशान ना मिला तो मैंने मायूस होकर वापसी का फैसला किया। अब मुझे जमशेद की फिक्र किसी कीड़े की तरह खाए जा रही थी। डर और थकावट की वजह से मेरा बुरा हाल था। मैं गिरता पड़ता, हांफता कांपता, करीब करीब भागते हुए वापस ट्रक की तरफ लपका। मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे सर उठा रहे थे। क्या जमशेद ठीक होगा? कहीं कोई जंगली जानवर ना आ गया हो? कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? जब मैं ट्रक के नजदीक पहुंचा तो वहां मुकम्मल खामोशी और एक अजीब सा सन्नाटा था। लालटेन की रोशनी में मुझे दूर से ट्रक का हयूला नजर आया। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, जमशेद, ओ जमशेद, कहाँ हो? कोई जवाब ना आया। इस खामोशी ने मेरे दिल की धड़कनें मजीद तेज कर दी। मेरा दिल किसी अनजानी और शदीद अनहोनी के ख्याल से बैठ गया। मैं भागकर ट्रक के पास पहुंचा तो एक ऐसा मंजर मेरा मुंतजिर था जिसने मेरी रूह फना कर दी और मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। मेरा दोस्त, मेरा भाई जमशेद ट्रक के पिछले टायर के पास जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी हालत गैर हो रही थी। मैं फौरन उसके करीब पहुंचा और झुककर उसका सर अपनी गोद में उठा लिया। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। वो हकलाते हुए टूटी फूटी और डूबी हुई आवाज में सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो लाश मुझे मार डालेगी। उस्मान खान, मुझे बचा लो, उसने मुझे देख लिया है। मैंने उसका ठंडा माथा सहलाते हुए उसे झिंझोड़ा। क्या हुआ जमशेद? क्या कह रहे हो? हौसला रखो, मैं आ गया हूं, अब डरने की कोई बात नहीं। उसने अपनी दहशत ज्यादा फैली हुई आंखों से गुलजमान की लाश की तरफ इशारा किया, जो चंद कदम के फासले पर इसी तरह पड़ी थी। वो अटक अटक कर बोला, वो उठकर बैठ गई थी।
यह सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। क्या कहा तुमने? मैंने बेयकीनी से पूछा। यह उठकर बैठ गई थी। जमशेद, होश में आओ, यह कैसे हो सकता है? यह मर चुका है। मैंने गुलजमान की लाश की तरफ देखा। वो इसी तरह बेहिस्सा ओ हरकत पड़ी थी, सख्त और अकड़ी हुई। उसकी अधखुली आंखें बेनूर थीं और चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। नहीं नहीं, ये मुझे मार डालेगी। वो एक ही जुमला किसी असिफजादा शख्स की तरह दोहराया जा रहा था। उसकी आंखें, वो मुझे घूर रही थीं। मुझे लगा कि वो लाश के पास अकेले बैठे बैठे तन्हाई, अंधेरे और सर्दी की वजह से शदीद जहनी दबाव और वहम का शिकार हो गया है। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो जमशेद? भला लाशें भी कभी उठकर बैठ सकती हैं? ये तुम्हारा वहम है। हां, बैठ सकती है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए बमुश्किल यह अल्फाज अदा किए और फिर उसका सर एक झटके से एक तरफ को लुढ़क गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने हैरानी और खौफ से उसकी तरफ देखा तो यह देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमशेद भी मर चुका था। उसकी आंखों में शदीद दहशत और नाकाबिल ए बयान खौफ जमा हुआ था, जैसे उसने अपनी मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। या मेरे खुदा, ये क्या हो गया? ये कैसी क़यामत मुझ पर टूट पड़ी थी? पहले सिर्फ एक लाश थी, मगर अब एक नहीं बल्कि 2 लाशें मेरे सामने पड़ी थीं। मेरे बेहतरीन दोस्त जमशेद की लाश मेरी गोद में थी और उसका बेजान सर मेरे हाथों पर था। मैं उस वीरान सुनसान सड़क पर उन ऊंचे हैबतनाक दरख्तों के दरमियान इन 2 लाशों के साथ अकेला, बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बना बैठा था। अब मुझे खुद अपनी जान की फिक्र होने लगी। जमशेद के आखिरी अल्फाज एक हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर जरबे लगा रहे थे। वो लाश उठकर बैठ गई थी। मैंने बेकाबू होकर गुलजमान की लाश की तरफ देखा। उस वीराने में वो अकड़ी हुई लाश बेहद खौफनाक और डरावनी लग रही थी और मेरे वहमो गुमान में भी ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वह अभी उठकर बैठ जाए। मुझे लगा जैसे उसकी अधखुली आंखें मुझे ही घूर रही हैं। कितनी देर में वहां इसी हालत में बैठा रहा। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरा दिमाग पूरी तरह माउफ हो चुका था। मेरे सामने 2 लाशें पड़ी थीं। एक वो शख्स जिससे हम चंद घंटे पहले मिले थे और दूसरी मेरे जिगरी दोस्त की, जिसके साथ मैंने अपनी जवानी के बेहतरीन साल गुजारे थे। जमशेद का दहशतज़दा चेहरा और उसकी खुली आंखें मुझसे सवाल कर रही थीं, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस वीरान रात की खामोशी अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक और काट खाने वाली लग रही थी। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हल्का में आ जाता। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में छुपी अनगिनत आंखें मुझे ही देख रही हैं। जमशेद के आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। वो लाश उठकर बैठ गई थी। मैं बार बार गुलजमान की लाश की तरफ देखता और हर बार मेरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ जाती। मेरा जहन किसी तौर यह मानने को तैयार नहीं था कि एक मुर्दा जिस्म हरकत कर सकता है, लेकिन जमशेद की आंखों में मौत से पहले जो नाकाबिल यकीन दहशत मैंने देखी थी, वो किसी वहम का नतीजा नहीं हो सकती थी। वो किसी ऐसी चीज से डरा था जो हकीकी थी, जो जानलेवा थी। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरा हश्र भी इन दोनों जैसा ना हो। मुझे फौरन इसी वक्त यहां से निकलना चाहिए। यह ख्याल आते ही मेरे अंदर जैसे बिजली सी भर गई। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा की। जमशेद की लाश को आहिस्ता से जमीन पर रखा। उसका चेहरा देखना भी मेरे लिए अजियतनाक था। मैंने इन दोनों लाशों को सड़क से घसीटकर एक तरफ किया और कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी सुराख में नहीं जा रही थी। कई कोशिशों के बाद मैंने आंखें बंद करके खुदा को याद किया और बेमुश्किल ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घन गरज ने उस होलनाक खामोशी को तोड़ा तो मेरी जान में जान आई। मैंने ट्रक को अंधाधुंध आगे भगा दिया। मैं शीशे में पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं मुझे वो दोनों लाशें सड़क पर खड़ी नजर ना आ जाएं, या उससे भी बदतर गुलजमान की लाश बैठी हुई नजर ना आ जाए। मैं तकरीबन 1 घंटा मजीद दीवानावार ट्रक चलाता रहा। मेरे हवास मुअत्तल थे,
बस मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और पांव एक्सीलरेटर पर जमे हुए थे। फिर दूर मुझे कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां नजर आईं। एक छोटी सी आबादी के आसार दिखाई दिए। वो रोशनियां मुझे जिंदगी की अलामत लगीं। मैंने अपना ट्रक एक तरफ रोका और गिरता पड़ता उन लोगों की तरफ बढ़ा जो एक छोटे से ढाबे पर आग के गिर्द बैठे हुए थे। सुबह होने में अभी कुछ देर बाकी थी। लोगों ने मुझे इस बदहवास और खौफजदा हालत में देखा तो अपने पास बिठाया। किसी ने पानी का ग्लास थमाया, किसी ने गर्म चाय पेश की। ढाबे के मालिक, जो एक नेक दिल बुजुर्ग थे, ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरी हालत की वजह पूछी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने रोते हुए टूटी फूटी जबान में सारा माजरा उन्हें सुना दिया। मेरी कहानी सुनकर वो सब भी सकते में आ गए। कुछ ने मुझे वहमी समझा, कुछ ने हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन किसी को भी मेरी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं आ रहा था। ताहम ढाबे के मालिक ने गांव के 2 आदमियों को मेरे साथ ट्रक पर रवाना किया। हम वापस उसी मनहूस जगह पहुंचे जहां वो दोनों लाशें पड़ी थीं। दिन की हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस जगह की हैबत अभी भी बरकरार थी। हमने बड़ी मुश्किल से इन लाशों को उठाकर ट्रक के पिछले हिस्से में डाला और वापस उसी आबादी में ले आए। वहां गांव के एक पुराने हकीम ने इन दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। बाद में जब पुलिस आई और तहकीकात हुई तो यही बात सामने आई कि गुल जमाना वाकई दिल का पुराना मरीज था और उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। और मेरा दोस्त जमशेद, वो बेचारा उस लाश के पास अकेला बैठे बैठे उसी के खौफ और दहशत से मर गया था। डॉक्टरों ने कहा कि शदीद खौफ की वजह से उसका दिल भी बंद हो गया था। कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एक्सट्रीम फियर। दुनिया के लिए यह एक मंतिकी और काबिल ए फम वजाहत थी। गाड़ी का इंतजाम करके दोनों की लाशें उनके वुर्सा के हवाले करने के लिए भेज दी गईं। मैं एक भारी और टूटे हुए दिल के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। सामान उतारने के बाद मैं पहली फुर्सत में अपने दोस्त जमशेद और गुलजमान के लवाहिकीन के पास पहुंचा और उन्हें रोते हुए सारी रूदात सुनाई। जमशेद के घर पर कोहराम मच गया। उसकी बूढ़ी मां ने जब अपने जवान बेटे की मौत की वजह सुनी तो वो मुझसे लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं खुद को अपने दोस्त का कातिल समझ रहा था। अगर मैं उसे अकेला ना छोड़ता तो शायद वो आज जिंदा होता। दुनिया के लिए गुलजमान की मौत बीमारी से हुई और जमशेद की मौत दहशत का शिकार होकर। मगर मेरे लिए मुझे जमशेद के वो आखिरी अल्फाज आज भी, इस वाकये के 40 साल बाद भी ऐसे याद हैं जैसे उसने कल ही कहे हों, जब उसने कहा था कि उसने लाश को उठकर बैठे देखा था। मैं आज तक यह फैसला नहीं कर सका कि उस रात उसने क्या देखा था। क्या यह उसके खौफजदा जहन का पैदा किया हुआ वहम था, एक ऐसी तस्वीर जो उसके डर ने खुद बना ली थी, या उस वीरान हैबतनाक रात में वाकई कोई ऐसा माफौक उल फितरत वाकया पेश आया था जिसे मेरी आंखें ना देख सकीं और ना मेरा जहन आज तक तस्लीम कर सका। इस वाकये ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। इन पहाड़ों, इन सड़कों और रात के अंधेरे से मुझे खौफ आने लगा। मैंने अपने गांव में ही छोटी मोटी खेती बाड़ी शुरू कर दी। मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए और अब मैं नाना दादा बन चुका हूं। लेकिन 40 साल गुजरने के बाद भी जब कभी रात को तेज हवा चलती है या मैं तन्हा होता हूं तो जमशेद का वो दहशतज़दा चेहरा और उसके वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। यह सवाल आज भी मेरे अंदर जिंदा है और शायद यह मेरी कब्र में मेरे साथ ही दफन होगा कि उस रात की हकीकत क्या थी। क्या वो महज एक वहम था या मौत के उस पार भी कोई ऐसी दुनिया है जिसकी एक झलक मेरे दोस्त ने देख ली थी और उसकी दहशत बर्दाश्त ना कर सका। इस राज का बोझ मैं आज तक उठाए फिर रहा हूं।